जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का द एग्जाम मित्रा पे। आज हम करने वाले हैं यूपी होमगार्ड के टॉप 200 क्वेश्चंस जो कि इकोनॉमिक्स से करने वाले साथियों। और ये इकोनॉमिक्स के ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, चाहे वो कोई सा भी सरकारी एग्जाम ले लो। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है साथियों, अर्थशास्त्र में मांग का नियम किससे संबंधित है? तो अर्थशास्त्र में मांग का नियम किससे संबंधित है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा कीमत और मांग की मात्रा से संबंध है। किससे? कीमत और मांग की मात्रा के संबंध से है। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत में नियोजन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत में नियोजन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था साथियों। तो नियोजन आयोग का जो गठन है यह आपका वर्ष 1950 में हुआ था। कब? भारत में 1950 में नियोजन आयोग का गठन हुआ। अगला है आपका सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम जीडीपी बोलते हैं, इसका क्या अर्थ होता है? तो जीडीपी का अर्थ होता है, यानी सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ होता है देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य कितना है, ये आपका सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ होता है। और जीडीपी का जो अर्थ होता है वह होता है ग्रॉस। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक। क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक। और क्या होता है? प्रोडक्ट। क्या साथियों? प्रोडक्ट। इसको भी ध्यान रखिएगा। और आपका जो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है? आप लोग कमेंट करके बताइए मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है। तो मुद्रास्फीति का अर्थ होता है कीमतों में निरंतर वृद्धि। क्या है? कीमतों में निरंतर वृद्धि। अगला है आपका भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा आरबीआई। आरबीआई जो है वह भारत का केंद्रीय बैंक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न साथियों, जो कि है आपका हरित क्रांति। क्या है? हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था साथियों यह था कृषि उत्पादन को बढ़ाना। क्या? कृषि उत्पादन को बढ़ाना। चलिए अगला प्रश्न है, राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? तो राजकोषीय नीति जो है साथियों यह आपका किससे संबंधित हो जाएगा? तो यह आपका सरकारी आय और व्यय से संबंधित होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो अपने इंडिया में जो मौद्रिक नीति होती है साथियों यह आरबीआई के द्वारा, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय आय की गणना में क्या शामिल होता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना में क्या क्या शामिल होता है, क्या शामिल होता है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्या इसमें हो जाएगा? सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। क्या? सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं जो है वो शामिल होती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका लघु उद्योग। क्या है? लघु उद्योग किस क्षेत्र में आते हैं? तो लघु उद्योग जो होते हैं साथियों यह आपके किस क्षेत्र में आते हैं? तो ये आपके द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। कहाँ पे? द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक साथियों एडम स्मिथ को, किसको? एडम स्मिथ को कहा जाता है। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है, क्या नाम है? द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या है साथियों? द WEALTH वेल्थ ऑफ नेशंस। क्या है? नेशंस। ठीक है, नेशंस। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि द वेल्थ ऑफ नेशन की पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ है, जिन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है वैश्विक स्तर पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है सरकारी और निजी दोनों का समन्वय, यानी कि जब आपके देश में सरकारी कंपनियां भी हो और निजी कंपनियां भी हो, दोनों का जो है समन्वय हो, तो वहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। अगला है आपका बैंक दर किससे संबंधित है? तो बैंक दर जो होता है साथियों यह आपका किससे संबंधित होता है? तो यह आपका आरबीआई के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिया जाने वाला जो ऋण होता है उससे संबंधित होता है आपका बैंक दर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका राजस्व घाटा। क्या है? राजस्व घाटा किसका अंतर है? तो जो राजस्व घाटा होता है यह आपका राजस्व आय और राजस्व व्यय का अंतर होता है। किसका? राजस्व आय और राजस्व व्यय का, कि कितना आय हुआ है और कितना, मतलब कितनी कमाई हुई है और कितना खर्चा हुआ है, उन दोनों का अंतर होता है। ठीक है, अगला है आपका इस सेवी का मुख्य कार्य क्या है? तो सेवी का जो मुख्य कार्य साथियों यह पूंजी बाजार को नियंत्रित कर रहा है। क्या है? पूंजी बाजार नियंत्रण, यानी पूंजी बाजार पर नियंत्रित करना। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई का क्या अर्थ होता है? तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अर्थ होता है, क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसका अर्थ होता है विदेशी पूंजी निवेश, यानी विदेशों से आने वाले हमारे देश में जो निवेश हो रहे हैं उनसे है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न हो जाएगा आपका क्या है? गरीबी रेखा किससे संबंधित है? तो जो गरीबी रेखा है वह साथियों न्यूनतम आय के स्तर से संबंधित है। किससे? न्यूनतम आय स्तर से। अगला है आपका नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की स्थापना साथियों वर्ष 2015 में हुई थी। और नीति आयोग जो है इसने योजना आयोग की जगह ले ली। किसकी? योजना आयोग की स्थापना ले ली थी साथियों। ठीक है, यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है कि नीति आयोग ने जो है किस आयोग की जो है जगह ले ली थी? तो यह योजना आयोग की जो है जगह इसने लिया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी नीति आयोग की? 2015 में। चलिए अगला प्रश्न है आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य क्या है?
तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो उद्देश्य होता है साथियों, यह होता है गरीबों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, बचत का क्या अर्थ है? तो बचत का अर्थ होता है उपभोग के बाद बची आय, यानी हमारे पास जो आय हुई है उनमें से हमें जितनी जरूरत है उतनी यूज कर लें और बाकी का जो बच जाए उसे हम बचत बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, काला धन किससे संबंधित है? काला धन किससे संबंधित है साथियों? तो जो काला धन होता है या अवैध धन से, किससे? अवैध धन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो आप लोग अपना कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा। तो जो जीएसटी है साथियों भारत में या 2017 में, कब? 2017 में, और इसमें एग्जैक्ट डेट भी पूछ लेता है तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। यह 1 जुलाई, कब साथियों? 1 जुलाई 2017 को, कब? 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी लागू हुआ था आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बैंकिंग प्रणाली क्या है? बैंकिंग प्रणाली या फिर बैंकिंग लोकपाल, सॉरी बैंकिंग लोकपाल जो होता है यह किससे संबंधित है साथियों? तो जो बैंकिंग लोकपाल होता है यह बैंकिंग शिकायत निवारण से संबंधित होता है। किससे? बैंकिंग शिकायत निवारण से। चलिए अगला प्रश्न है, पूंजी निर्माण का क्या अर्थ होता है? तो जो पूंजी निर्माण है साथियों इसका अर्थ होता है अपने निवेश को बढ़ाना। क्या है? अपने निवेश को बढ़ाना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? तो प्राथमिक में साथियों आपका कृषि हो जाता है। क्या? कृषि का आपका प्राथमिक हो जाता है। ये आपका बैंकिंग तृतीयक में हो जाता है, और जो परिवहन जो होता है ये भी तृतीयक में होता है, और व्यापार जो होता है साथियों ये भी आपका तृतीयक क्षेत्र में होता है। चलिए अगला प्रश्न है, तृतीय क्षेत्र में क्या शामिल है? तो तृतीय क्षेत्र में साथियों कौन सा शामिल हो जाएगा? जितनी भी प्रकार की सेवाएं होती हैं वो आपकी तृतीय क्षेत्र में शामिल होती हैं। और साथियों ये जो खनन हो गया आपका और विनिर्माण हो गया यह आपका द्वितीय क्षेत्र में होगा। कहाँ पे? द्वितीय क्षेत्र में, सेकंड क्षेत्र में बोल दीजिएगा। और जो कृषि होता है वो आपका प्राथमिक क्षेत्र में होगा। कहाँ पे? प्राथमिक क्षेत्र, आपको इसको फर्स्ट से याद रखिएगा। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका, मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक है जो साथियों यह आपका यूएनडीपी के द्वारा, किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा जो है जारी किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, अवमूल्यन किससे संबंधित होता है? तो अवमूल्यन का जो अर्थ होता है साथियों वह होता है मुद्रा का मूल्य घटना। क्या है? मुद्रा का मूल्य घटना। अगला प्रश्न है आपका, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसको हम जीएनपी बोलते हैं में क्या शामिल होता है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद साथियों जीएनपी जो होता है इसमें आपका क्या क्या शामिल होता है? तो इसमें विदेशी आय सहित कुल उत्पादन को शामिल किया जाता है। क्या? विदेशी आय सहित कुल उत्पादन को शामिल किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है साथियों यह आपका वर्ष 1935 में, कब? वर्ष 1935 में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, मुद्रास्फीति की दर को मापने के लिए सामान्यतः किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बीबीआईपी प्रश्न है साथियों, बीबीआईपी यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने की 100% चांस है। तो मुद्रास्फीति जो है साथियों या मुद्रास्फीति की दर को मापने का जो सूचकांक होता है यह आपका होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला प्रश्न है आपका, बजट घाटा किसे कहा जाता है? तो बजट घाटा जो होता है साथियों यह किसे कहा जाता है? तो जब सरकारी व्यय सरकारी आय से अधिक हो जाए तो उसे हम बजट घाटा बोलते हैं। ठीक है, जब क्या हो जाए, व्यय जो है आपका वह आय से अधिक हो जाए तो उसे हम बजट घाटा बोलते हैं। ठीक है, ऐसा समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, नकद क्या है? नकद आरक्षित अनुपात, यानी हम इसको शॉर्ट फॉर्म में CRR भी बोलते हैं, यह किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो नगद आरक्षित अनुपात जो है साथियों यह आपका आरबीआई के द्वारा, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा निर्धारित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति किससे संबंधित है? तो मुद्रा की जो आपूर्ति है साथियों यह अर्थव्यवस्था में उपलब्ध कुल धन से है। किससे है? अर्थव्यवस्था में उपलब्ध कुल धन से हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम IMF बोलते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है साथियों यह आपका वर्ष 1944 में, कब? वर्ष 1944 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, खुला बाजार संचालन जिसे हम OMO बोलते हैं यह किस नीति का हिस्सा है? तो जो खुला बाजार संचालन है साथियों यह आपका जो है मौद्रिक नीति का, किसका? मौद्रिक नीति का एक हिस्सा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बैंक का राष्ट्रीयकरण भारत में पहली बार कब हुआ? तो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है साथियों भारत में प्रथम बार जो है आपका 1969 में, कब? 1969 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रत्यक्ष कर क्या है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो प्रत्यक्ष कर का जो साथियों उदाहरण हो जाएगा आपका आयकर हो जाएगा। आयकर कैसा कर है? एक प्रत्यक्ष कर है। बाकी सब ये दोनों कैसे हैं? अप्रत्यक्ष कर हो जाएंगे। ये तीनों हैं अप्रत्यक्ष कर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो साथियों अभी आपको बताया था कि ये जो है आयकर आपका प्रत्यक्ष कर है और संपत्ति का कर भी आपका प्रत्यक्ष कर है और कॉर्पोरेट कर जो होता है ये भी प्रत्यक्ष कर होता है। बट जो जीएसटी होता है साथियों, जीएसटी होता है या एक अप्रत्यक्ष कर होता है। कैसा कर होता है? अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जीएसटी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, विदेशी व्यापार में क्या है? विदेशी व्यापार में आयात का क्या अर्थ होता है? तो आयात का अर्थ होता है साथियों वस्तुओं का विदेशों से खरीदने। क्या है? वस्तुओं का विदेशों से क्रय या खरीदना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, विनिमय दर क्या है साथियों? विनिमय दर किससे संबंधित है? तो विनिमय दर जो होता है साथियों यह आपका किससे संबंधित हो जाएगा? तो यह आपका एक मुद्रा का क्या होता है? एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा के सापेक्ष क्या मूल्य होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? विनिमय दर बोलते हैं।
चलिए अगला प्रश्न है आपका, बचत और निवेश क्या है, बचत और निवेश समानता का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो बचत और निवेश समानता का जो सिद्धांत होता है साथियों, ये आपका किससे संबंधित है, तो यह केन्स से संबंधित है। किससे, केन्स से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय आय लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, यह आपका हो जाएगा कौन सा, आर्थिक गतिविधियों का मापन। क्या हो जाएगा, आर्थिक गतिविधियों का मापन। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, आर्थिक विकास का क्या अर्थ है। आर्थिक विकास का क्या अर्थ हो जाएगा, तो आर्थिक विकास का अर्थ है साथियों, आय के साथ में जीवन स्तर में भी सुधार होना। यानी कि केवल आपकी आय नहीं बढ़ रही है, आपके जीवन स्तर में भी सुधार हो रही है, आपका जो व्यक्तित्व है वो निखर रहा है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सार्वजनिक क्षेत्र का नियंत्रण किसके पास होता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र का जो नियंत्रण होता है यह आपका निजी व्यक्ति के पास होता है। सार्वजनिक क्षेत्र की बात की गई है ना, तो सार्वजनिक जो क्षेत्र होता है साथियों, इसका नियंत्रण सरकार के पास होता है। किसके पास, सरकार के पास होता है। और जो निजी कंपनियां होती हैं साथियों, निजी कंपनियां जो होती हैं उनका स्वामित्व किसके पास होता है, निजी व्यक्ति के पास होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, जो कि है निजी क्षेत्र क्या है, निजी क्षेत्र का नियंत्रण किसके पास होता है। तो निजी क्षेत्र का जो नियंत्रण है साथियों, ये आपका निजी व्यक्ति या निजी कंपनी के हाथ में होता है या उनके नियंत्रण में होता है। अगला है आपका, राजकोषीय घाटा किसका अंतर होता है। तो जो राजकोषीय घाटा है साथियों, यह आपके कुल व्यय और कुल आय का अंतर होता है उधार को छोड़कर। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, विश्व व्यापार संगठन क्या है, WTO की स्थापना कब हुई। तो WTO की स्थापना जो है साथियों, यह आपका वर्ष 1995 में, कब, वर्ष 1995 में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, मुद्रा अस्फीति का क्या अर्थ है। तो मुद्रा अस्फीति का अर्थ होता है साथियों, कीमतों में गिरावट। क्या होता है, कीमतों में गिरावट। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उपभोग किससे संबंधित है। उपभोग किससे संबंधित है साथियों। तो जो उपभोग होता है यह वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग से संबंधित है। किससे, वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, बैंकिंग प्रणाली क्या होता है, बैंकिंग प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है। तो बैंकिंग प्रणाली का जो मुख्य कार्य होता है साथियों, वह धन का लेन देन होता है। क्या होता है, धन का लेन देन। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, राष्ट्रीय आय का आकलन भारत में कौन करता है। तो भारत में जो राष्ट्रीय आय होती है साथियों, इसका आकलन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इसको साथियों शॉर्ट फॉर्म में आपको कभी कभी CSO देखने को मिल सकता है। क्या, CSO देखने को मिल सकता है या NSO देखने को मिल सकता है। ऑप्शन में आपको दोनों में से कुछ भी देखने को मिल सकता है शॉर्ट फॉर्म में, नहीं तो आपको ये लिखा मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि औद्योगिक नीति का उद्देश्य क्या है। औद्योगिक नीति का उद्देश्य क्या है साथियों। तो औद्योगिक नीति का जो उद्देश्य होता है वह होता है उद्योग का विकास करना। कैसा है, उद्योग का विकास करना। चलिए अगला प्रश्न है आपका, श्रम विभाजन क्या है, श्रम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया। तो श्रम विभाजन का जो सिद्धांत है साथियों, यह आपका एडम स्मिथ के द्वारा, किसके द्वारा, एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। अगला है आपका, मांग की लोच किससे संबंधित है। मांग की लोच साथियों किससे संबंधित है। तो इसका जो संबंध है वह कीमत परिवर्तन के प्रति मांग की संवेदनशीलता से है। किससे, कीमत परिवर्तन के प्रति मांग की संवेदनशीलता से मांग की लोच का संबंध हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सीमांत उपयोगिता क्या है, सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो साथियों सीमांत उपयोगिता का जो संबंध है, वो सिद्धांत है, इसका संबंध हो जाएगा आपका किससे, उपभोग से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, उपभोग से हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, उत्पादन के कारक में क्या शामिल है। तो उत्पादन के कारक में साथियों क्या क्या शामिल होता है। तो यहाँ पे आपका भूमि भी शामिल होता है, श्रम भी शामिल होता है, पूंजी और साथ में उद्यमिता भी शामिल होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, मानव पूंजी का क्या अर्थ है। मानव पूंजी का क्या अर्थ है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो मानव पूंजी का जो अर्थ होता है साथियों, वह होता है श्रमिक कौशल और शिक्षा। क्या होता है, श्रमिक कौशल और शिक्षा। अगला प्रश्न है आपका, सार्वजनिक व्यय किससे संबंधित है। तो जो सार्वजनिक व्यय होता है साथियों, ये आपका सरकारी खर्चे से संबंधित है। किससे, सरकारी खर्चे से। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय बचत में क्या शामिल होता है। तो राष्ट्रीय बचत में क्या शामिल होता है साथियों, तो इसमें जो है राष्ट्रीय बचत में आपका क्या शामिल होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सरकारी और निजी दोनों बचत को जो है शामिल किया जाता है राष्ट्रीय बचत में। फिर है आपका, कृषि क्षेत्र किस अर्थव्यवस्था क्षेत्र में आता है। तो कृषि क्षेत्र जो होता है साथियों, ये आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। कहाँ पे, प्राथमिक क्षेत्र में। फिर आता है आपका अगला प्रश्न, मूल्य नियंत्रण किसका कार्य है। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सरकार। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बीमा किस क्षेत्र का भाग है। सवाल है, बीमा किस क्षेत्र का भाग है साथियों। तो बीमा जो है एक प्रकार की सेवा है, तो यह तृतीय क्षेत्र में आएगी। कहाँ पे साथियों, तृतीय क्षेत्र। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, लघु बचत योजनाएं क्या है। लघु बचत योजनाएं
किसके द्वारा संचालित होती हैं? तो साथियों लघु बचत योजनाएं जो है यह सरकारों के द्वारा, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा जो है संचालित की जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, शेयर बाजार का मुख्य कार्य क्या है? तो साथियों शेयर बाजार का मुख्य कार्य होता है पूंजी को जुटाना। क्या होता है? पूंजी को जुटाना। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कृषि सब्सिडी का उद्देश्य क्या है? साथियों कृषि सब्सिडी का उद्देश्य क्या है? तो कृषि सब्सिडी का उद्देश्य साथियों क्या है? किसानों को आर्थिक सहायता देना या उनको आर्थिक सहायता पहुंचाना। अगला है आपका, उत्पादकता का अर्थ क्या है? तो उत्पादकता का अर्थ होता है साथियों प्रति इकाई संसाधन उत्पादन। क्या होता है? प्रति इकाई संसाधन उत्पादन। अगला प्रश्न है आपका, बेरोजगारी का क्या अर्थ है साथियों? तो बेरोजगारी का क्या अर्थ होता है? काम करने की इच्छा होते हुए भी काम का न मिलना ही बेरोजगारी कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, आय वितरण क्या है? आय वितरण किससे संबंधित है साथियों? तो जो आय वितरण होता है या आय का विभिन्न वर्गों में वितरण से संबंधित है। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है, विकासशील देश की विशेषता क्या है? प्रश्न है विकासशील देश की विशेषता क्या है साथियों? तो यहाँ पे क्या होता है आपका, जो विकासशील देशों की विशेषता होती है साथियों वो आपका हो जाएगा कौन सा? ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा, क्या होगा? कम आय और विकास की प्रक्रिया होती रहती है, तो इसको हम विकासशील देश बोलते हैं। जबकि उच्च आय अगर आपको देखने को मिलती है तो ये विकसित देश होते हैं, उच्च औद्योगिकरण होते हैं ये भी विकसित होते हैं, और जो उच्च निर्यात करते हैं वो भी विकसित ही कहलाते हैं। लेकिन जो कम आय जिनकी होती है और विकास की प्रक्रिया में होते हैं उनको हम विकासशील देश कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, पूंजीवाद। पूंजीवाद का मुख्य आधार क्या है साथियों? तो पूंजीवाद का जो मुख्य आधार है वो आपका हो जाएगा निजी स्वामित्व। क्या हो जाएगा? निजी स्वामित्व हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, समाजवाद का मुख्य आधार क्या है? समाजवाद का मुख्य आधार क्या है साथियों? तो समाजवाद का जो मुख्य आधार है होता है इसमें सरकारी स्वामित्व होता है। किसका? सरकारी स्वामित्व होता है। ऑप्शन बी आपका सही राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन सा देश है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो उदाहरण है साथियों वो आपका भारत हो जाएगा। कैसा? भारत हो जाएगा। ऑप्शन ही आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है साथियों आपका, राष्ट्रीयकरण का क्या अर्थ है? तो आप सभी बताइएगा कि राष्ट्रीयकरण का क्या अर्थ होता है साथियों? तो इसका अर्थ होता है, क्या होता है? सरकारी स्वामित्व को स्थापित करना। क्या होता है? सरकारी स्वामित्व को स्थापित करना होता है राष्ट्रीयकरण। फिर आता है आपका निजीकरण का क्या अर्थ होता है साथियों? तो निजीकरण का अर्थ होता है जब कोई संपत्ति निजी हाथों में चली जाए, निजी स्वामित्व में चली जाए तो उसे हम निजीकरण कहते हैं। फिर आपका आता है साथियों उदारीकरण का क्या अर्थ होता है? तो उदारीकरण का अर्थ होता है साथियों, आप लोग बताइएगा कमेंट करके, आर्थिक नियंत्रण कम करना जो होता है इसी को हम उदारीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, वैश्वीकरण किससे संबंधित है साथियों? वैश्वीकरण किससे संबंधित है? तो जो साथियों वैश्वीकरण होता है यह एक प्रकार से क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो यह एक प्रकार से अंतरराष्ट्रीय आर्थिक एकीकरण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, क्या है? बैंक दर नीति का उद्देश्य क्या है साथियों? तो बैंक दर नीति का जो उद्देश्य होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो वो हो जाएगा आपका मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित करना। ठीक है, तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न साथियों, सार्वजनिक ऋण किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक ऋण जो होता है साथियों यह आपका सरकार द्वारा लिया गया ऋण होता है। कैसा ऋण होता है? सरकार द्वारा लिया गया ऋण होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राजस्व प्राप्ति में क्या शामिल होता है? तो साथियों राजस्व प्राप्ति में आपका कर क्या होता है? कर और गैर कर आय जो होते हैं वो प्राप्त होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि क्या होते हैं केंद्रीय बजट? क्या होते हैं केंद्रीय बजट? यह किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है साथियों? तो केंद्रीय बजट को आपका जो है यह किसके द्वारा किया जाता है प्रस्तुत? तो यह वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न साथियों आपका, क्या होता है? आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है यह आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न साथियों, उत्पाद शुल्क किस प्रकार का कर है? तो साथियों उत्पाद जो शुल्क होता है यह आपका एक अप्रत्यक्ष कर होता है। कैसा? अप्रत्यक्ष कर होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, सीमा शुल्क किससे संबंधित है? तो साथियों सीमा शुल्क जो होता है यह आपका किससे संबंधित हो जाएगा? तो यह आपका विदेशी व्यापार से संबंधित हो जाएगा। किससे? विदेशी व्यापार से। फिर आता है आपका अगला प्रश्न, उपभोक्ता अधिशेष क्या है? उपभोक्ता अधिशेष किससे संबंधित है साथियों? तो उपभोक्ता जो अधिशेष है यह आपका हो जाएगा राइट आंसर साथियों क्या होगा? तो यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका कीमत और उपयोगिता से। किससे? कीमत और उपयोगिता से। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्पादक अधिशेष। अब ध्यान दीजिएगा, उत्पादक यहाँ वहाँ पे उत्पादन था, यहाँ पे उत्पादक अधिशेष किससे संबंधित है साथियों? तो उत्पादक अधिशेष जो होता है यह आपका किससे संबंधित हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो यह उत्पादन लागत और कीमत से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, लागत का क्या अर्थ है साथियों? तो लागत का अर्थ होता है किसी चीज के उत्पादन में खर्च किया गया धन या किया गया वे जो होता है उसे हम लागत कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, लाभ का क्या अर्थ है साथियों? तो लाभ का अर्थ क्या होता है?
जब हम कुल आय में से कुल लागत को घटा दे और जो राशि शेष बच जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे, लाभ बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होता है आपका, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जो है वह कौन घोषित करता है साथियों। तो एमएसपी जो है यह आपका किसके द्वारा घोषित किया जाएगा, तो यह आपका भारत सरकार के द्वारा घोषित किया जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, खाद्य सुरक्षा साथियों, खाद्य सुरक्षा किससे संबंधित है। तो जो खाद्य सुरक्षा होता है साथियों यह पर्याप्त भोजन की उपलब्धता से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है साथियों। तो जनसंख्या का जो वृद्धि है इसका जो आर्थिक प्रभाव है साथियों यह इससे होता है आपके संसाधनों पर दबाव या संसाधनों में कमी हो सकती है, आपकी भारी कमी हो सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मजदूरी साथियों, मजदूरी किस उत्पादन कारक का प्रतिफल है। तो मजदूरी जो होता है साथियों यह आपका जो है श्रम, क्या होता है, श्रम का जो है कारक का प्रतिफल है। ठीक है, आपने श्रम किया है तो आपको मजदूरी मिलेगी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, किराया, ठीक है, किराया किस उत्पादन कारक का प्रतिफल है। तो साथियों जो किराया होता है यह आपको किस पे दिया जाता है, तो किराया आपको भूमि पे दिया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ब्याज साथियों, ब्याज किस उत्पादन कारक का प्रतिफल है। तो ब्याज जो होता है साथियों किस पे मिलती है हमें, तो पूंजी पे मिलती है। तो हम कह देंगे कि यह पूंजी कारक का प्रतिफल होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, और अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, क्या है, लाभ किस उत्पादन कारक का प्रतिफल है। तो साथियों जो लाभ होता है, हमें लाभ किस पे मिलता है, तो लाभ हमें उद्यमिता पे मिलता है। जब हम कोई कार्य करते हैं, कोई औद्योगिक कार्य करते हैं, पूंजी लगा के निवेश करके कुछ बनाते हैं और बेचते हैं, तो हमें उस पर जो प्रॉफिट होता है उसको हम बोलते हैं लाभ। लाभ किस पे मिलता है, उद्यमिता पे मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, निवेश गुणक का सिद्धांत किसने दिया। तो साथियों निवेश गुणक का जो सिद्धांत है या केन्स के द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा, केन्स के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, मांग वक्र, ध्यान दीजिएगा, मांग वक्र सामान्यतः कैसा होता है। तो साथियों मांग वक्र जो होता है यह सामान्यतः नीचे की ओर ढलान होता है। कैसा होता है, नीचे की ओर ढलान। ठीक है, ऐसे टाइप का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, क्या है, आपूर्ति वक्र साथियों, आपूर्ति वक्र सामान्यतः कैसा होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो जो आपूर्ति साथियों वक्र होता है आपका, इसका जो ढलान होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ए। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता क्या है। तो साथियों जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है या बाजार की एक प्रकार से क्या होती है, विशेषता होती है, तो यह क्या होती है। तो आपको जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको अनेक विक्रेता देखने को मिलेंगे, वहाँ पे प्रतियोगिता तो होगी ही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, एकाधिकार क्या है, एकाधिकार बाजार की विशेषता क्या है साथियों। तो एकाधिकार कब होता है, जब वहाँ पे केवल एक विक्रेता हो। कौन सा, केवल एक विक्रेता हो तो वहाँ पे एकाधिकार हो जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, अल्पाधिकार बाजार में क्या होता है। तो अल्पाधिकार साथियों बाजार में क्या होता है, तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कुछ विक्रेता। जब बाजार में कुछ विक्रेता हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्पाधिकार बोला जाता है उसे बाजार में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है। तो मुद्रा एक प्रकार से विनिमय का माध्यम है। क्या है, विनिमय का माध्यम हो जाएगी मुद्रा आपकी। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है साथियों, कागजी मुद्रा कौन जारी करता है। ध्यान दीजिएगा, कागजी मुद्रा कौन जारी करता है। तो कागजी मुद्रा साथियों आरबीआई जारी करता है। कौन, आरबीआई जारी करता है। और जो सिक्के होते हैं साथियों जिनका ढलान होता है वह वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब कागजी मुद्रा कही जाए तो आरबीआई पे टिक लगाएंगे, और जब पे सिक्कों की बात की जाए तो आप वित्त मंत्रालय पे लगाएंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है, साख निर्माण क्या है, साख निर्माण किसके द्वारा किया जाता है साथियों। तो साख निर्माण, शाखाओं का जो निर्माण होता है साथियों यह आपका वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा, किनके द्वारा, वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, जमा धन साथियों, जमा धन किस बैंकिंग कार्य से संबंधित है। तो जमा धन जो होता है साथियों यह एक प्रकार से जमा को स्वीकार करना होता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ओवरड्राफ्ट किससे संबंधित है। तो साथियों ओवरड्राफ्ट जो होता है यह ऋण सुविधा से संबंधित होता है। किससे, ऋण सुविधा से संबंधित होता है। फिर आता है आपका अगला प्रश्न साथियों, चेक किसका उदाहरण है। चेक किसका उदाहरण है साथियों। तो जो चेक है यह एक प्रकार की कैसी मुद्रा है, कागजी, साख मुद्रा, धातु मुद्रा या डिजिटल मुद्रा। तो आप लोग अपना कमेंट करके आंसर बताइए क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर हो जाएगा, ये जो चेक है साथियों एक प्रकार से साख मुद्रा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है आपका, डेबिट कार्ड साथियों क्या है, डेबिट कार्ड किससे संबंधित है। तो डेबिट कार्ड में हम क्या करते हैं साथियों,
क्या करते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो डेबिट जो कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इसका अर्थ हो जाएगा आपका बैंक खाता लेन देन। क्या हो जाएगा? बैंक खाता लेन देन। ठीक है, हम उस खाते से पैसे निकाल सकते हैं डेबिट कार्ड से। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। अगला है क्रेडिट कार्ड साथियों किससे संबंधित है? तो क्रेडिट कार्ड जो होता है आपका, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो क्रेडिट कार्ड साथियों ये आपको ऋण सुविधा देता है। ठीक है, कैसा देता है? ऋण सुविधा देता है। आप चाहें तो पैसे जो है उधार लेके कुछ समय में उसको चुकता कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका डिजिटल भुगतान किससे संबंधित है? तो डिजिटल भुगतान जो होता है साथियों यह आपका किससे संबंधित हो जाएगा? तो यह इलेक्ट्रॉनिक लेन देन से, किससे? इलेक्ट्रॉनिक लेन देन से संबंधित हो जाएगा डिजिटल भुगतान। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न साथियों आपका ई कॉमर्स किससे संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, ई कॉमर्स किससे संबंधित है साथियों? तो क्वेश्चन 111 का आंसर क्या होगा? जो ई कॉमर्स होता है साथियों यह एक तरह का ऑनलाइन व्यापार होता है। कैसा? ऑनलाइन व्यापार होता है जो इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। फिर आता है आपका स्टॉक एक्सचेंज का क्या कार्य है साथियों? तो इस स्टॉक एक्सचेंज का जो कार्य होता है वह होता है शेयरों का क्रय एवं विक्रय। क्या होता है? शेयरों का क्रय एवं विक्रय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बॉन्ड किसका उदाहरण साथियों? बॉन्ड किसका उदाहरण है? तो बॉन्ड एक प्रकार से आपको ऋण सुविधा देता है। क्या देता है? ऋण सुविधा देता है। तो यह एक प्रकार से ऋण साधन है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका क्या है? डिविडेंड। डिविडेंड किससे संबंधित है साथियों? तो जो डिविडेंड होता है यह आपका साथियों शेयर लाभांश से संबंधित है। किससे? शेयर लाभांश से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका पूंजी बाजार किससे संबंधित है साथियों? तो पूंजी बाजार जो होता है ये आपका दीर्घकालिक निवेश से संबंधित है। किससे? दीर्घकालिक निवेश। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका मनी मार्केट किससे संबंधित है? तो मनी मार्केट जो होता है साथियों यह एक प्रकार से अल्पकालिक ऋण होता है। कैसा? अल्पकालिक ऋण होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है राज्य वित्त आयोग किससे संबंधित है? तो राज्य वित्त आयोग जो होता है साथियों यह राज्य और स्थानीय निकाय वित्त से संबंधित है। किससे? राज्य और स्थानीय वित्त निकाय। अगला प्रश्न है आपका वित्त आयोग। साथियों वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो वित्त आयोग का जो गठन है साथियों यह आपका अनुच्छेद 280 के तहत होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं आपका अगला प्रश्न साथियों कराधान का उद्देश्य क्या होता है? कराधान का उद्देश्य क्या है साथियों? तो कराधान का जो उद्देश्य होता है यह आपका सरकारी राजस्व होता है। क्या होता है? सरकारी राजस्व होता है। इसे ही हम कराधान बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रतिगामी कर की विशेषता क्या है? तो प्रतिगामी कर की जो विशेषता है साथियों यह हो जाएगी आपकी आय बढ़ने पर कर दर जो है घटती है। ये किसकी विशेषता है? प्रतिगामी कर की। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है साथियों जो कि है प्रगतिशील कर की विशेषता क्या है? तो प्रगतिशील कर की जो विशेषता है साथियों यह आपके आय बढ़ने पर जो है कर दर को बढ़ती है, कर दर को बढ़ाती है या बढ़ती है। तो ऑप्शन ए आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका अनुपातिक कर क्या होता है? आप लोग बताइएगा अनुपातिक कर की विशेषता क्या है साथियों? तो अनुपातिक कर का जो विशेषता होती है वो आपका हो जाएगा साथियों समान कर दर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समान कर दर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न साथियों अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र क्या है? अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र किससे संबंधित है? तो अर्थव्यवस्था का जो तृतीय क्षेत्र साथियों वो आपका सेवाओं से संबंधित है। किससे? सेवाओं से संबंधित है। अगला है आपका उत्पादन फलन। क्या साथियों? उत्पादन फलन किससे संबंधित है? तो उत्पादन फलन जो होता है यह आपका साथियों लागत और उत्पादन से संबंधित है। क्या है? लागत और उत्पादन संबंध से संबंधित है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका लघु अवधि। क्या है? लघु अवधि उत्पादन में क्या स्थिर रहता है? तो लघु अवधि उत्पादन में साथियों क्या जो है स्थिर रहता है? तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुछ कारक। क्या हो जाएगा? कुछ कारक हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न है आपका दीर्घ अवधि। क्या होता है? दीर्घ अवधि उत्पादन में क्या होता है साथियों? तो दीर्घ अवधि उत्पादन में जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सभी कारक परिवर्तनीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्या होते हैं कि सभी कारक जो होते हैं साथियों वो परिवर्तनीय होते हैं। किसमें? दीर्घ अवधि में। दीर्घ अवधि में क्या होते हैं? सभी कारक परिवर्तनीय होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका घटते प्रतिफल का नियम। क्या है? घटते प्रतिफल का नियम किससे संबंधित है साथियों? तो घटते प्रतिफल का जो नियम होता है साथियों यह आपका उत्पादन से संबंधित है। किससे? उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है समानुपातिक प्रतिफल का अर्थ क्या है? तो समानुपातिक प्रतिफल का जो अर्थ है साथियों क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उत्पादन के समान अनुपात में लागत। क्या हो जाएगा? उत्पादन के समान अनुपात में लागत को हम समानुपातिक प्रतिफल बोलते हैं। ऑप्शन बी आपको राइट आंसर होगा। फिर आता है आपका अगला प्रश्न आर्थिक नियोजन। साथियों आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक नियोजन का जो उद्देश्य है वह आपका हो जाएगा राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संसाधनों का उचित उपयोग जो होता है इसी को हम आर्थिक नियोजन कहते हैं। इसी यही मतलब जो है आर्थिक नियोजन का उद्देश्य होता है कि हम संसाधनों का उपयोग उचित उपयोग कर सके। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है पंचवर्षीय योजना। साथियों पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ भारत में कब हुआ? तो भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ जो है साथियों यह 1951 में हुआ था। कब? 1951 में।
आता है आपका अगला प्रश्न, जो कि है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था साथियों, वह कृषि का विकास करना था। क्या था? कृषि का विकास करना। फिर आता है आपका अगला प्रश्न, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य आधार किस मॉडल पर था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य आधार था साथियों, यह आपका महाल क्या है, महाल नोबिस क्या है, महाल नोबिस मॉडल पे था। ठीक है, महाल नोबिस मॉडल पे था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो है यह आपका क्या हो जाएगा, तो आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा या 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, योजना अवकाश यानी प्लान हॉलीडे किस अवधि में रहा। तो प्लान हॉलीडे जो है साथियों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1966 से 1969 के बीच रहा था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, समान वेतन अधिनियम का संबंध किससे है। तो समान वेतन अधिनियम का जो संबंध है साथियों, वह आपका श्रमिक अधिकार से हो जाएगा। किससे? श्रमिक अधिकार से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसको हम मनरेगा बोलते हैं, यह कब लागू हुआ था साथियों। तो यह जो है मनरेगा आपका 2005 में लागू हुआ था। ऑप्शन बी 2005 आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर आता है आपका अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो मुख्य उद्देश्य साथियों, वह आपका हो जाएगा औद्योगिक विकास को बढ़ाना। एक मिनट, नहीं, औद्योगिक विकास को नहीं, प्रधानमंत्री जनधन का योजना जो था साथियों, उसका जो राइट आंसर होगा वह आपका हो जाएगा वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन, ऑप्शन बी आपका जो भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो औद्योगिक विकास है साथियों, इसमें हम क्या थे, मेक इंडिया क्या है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम को चलाया गया था। इंडिया प्रोग्राम को चलाया था औद्योगिक विकास के लिए। ठीक है, डिजिटल इंडिया के लिए। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है आपका, जो कि हो जाएगा कि स्टार्टअप इंडिया क्या है, स्टार्टअप इंडिया योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई। तो स्टार्टअप इंडिया योजना जो साथियों, ये आपका वर्ष 2016 में, कब, वर्ष 2016 में प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, मेक इन इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है। तो मेक इन इंडिया अभियान का जो उद्देश्य साथियों, वह आपका हो जाएगा औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना। क्या हो जाएगा, औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाना। ऑप्शन बी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, स्वच्छ भारत मिशन, ध्यान दीजिएगा, स्वच्छ भारत मिशन का आर्थिक प्रभाव क्या है। तो स्वच्छ भारत मिशन का जो आर्थिक प्रभाव है साथियों, वह हो जाएगा रोजगार सृजन। क्या हो जाएगा, रोजगार सृजन। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किससे संबंधित है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है साथियों, यह आपका सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से संबंधित है। किससे? सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से। अगला है आपका, आत्मनिर्भर भारत अभियान किससे संबंधित है। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है, यह आपका घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, वित्तीय समावेशन क्या होता है। वित्तीय समावेशन का क्या अर्थ होता है साथियों। तो वित्तीय समावेशन का जो अर्थ होता है, वह सभी को वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता देना होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण क्या होता है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जिसको हम डीबीटी बोलते हैं, डीबीटी बोलते हैं, यह किससे संबंधित है साथियों। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नकद सब्सिडी हस्तांतरण से। किसे? नकद सब्सिडी हस्तांतरण। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, डिजिटल इंडिया साथियों, डिजिटल इंडिया का आर्थिक उद्देश्य क्या है, आप लोग कमेंट करके बताएगा। तो डिजिटल इंडिया का जो आर्थिक उद्देश्य साथियों, वह होता है डिजिटल सेवाओं को बढ़ाना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम साथियों, ये आपका वर्ष 2013 में लागू हुआ था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या लाभांश साथियों का क्या अर्थ है। तो जनसंख्या लाभांश का अर्थ होता है कार्यशील आयु वर्ग की अधिकता। क्या होता है? कार्यशील आयु वर्ग की अधिकता। फिर आता है आपका अगला प्रश्न, सतत विकास का क्या अर्थ है। तो सतत विकास का अर्थ होता है साथियों पर्यावरण संतुलन सहित विकास। क्या होता है? पर्यावरण संतुलन सहित विकास, यानी पर्यावरण को बिना किसी कोई नुकसान पहुंचाए हम विकास करें, उसे हम सतत विकास बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, मानव पूंजी निर्माण का मुख्य साधन क्या है। तो मानव पूंजी निर्माण का जो मुख्य साधन है साथियों, वो आपका शिक्षा और स्वास्थ्य हो जाएगा। क्या? शिक्षा और स्वास्थ्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सूक्ष्म वित्त किससे संबंधित है। तो सूक्ष्म वित्त जो है साथियों, यह आपका छोटे ऋण से संबंधित है। किससे? छोटे ऋणों से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, स्वर्ण मुद्रीकरण क्या, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना किससे संबंधित है। तो स्वर्ण मुद्रीकरण योजना जो है साथियों, यह आपका सोना जमा करने से संबंधित है। किससे? सोने को जमा करना। आता है अगला प्रश्न, राष्ट्रीय निवेश एवं संरचना कोष जिसको हम NIIF बोलते हैं, यह किस वर्ष स्थापित हुआ। तो साथियों राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष यह आपका 2015 में कब
2015 में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है शहरी अवसंरचना का विकास करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई? तो साथियों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपका वर्ष 2016 में शुरू हुआ था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि बाजार जिसको हम ENAM बोलते हैं, यह किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय कृषि बाजार जो साथियों, यह आपका ऑनलाइन कृषि व्यापार से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, वित्तीय स्थिरता का उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय स्थिरता का जो उद्देश्य है साथियों, यह आपका हो जाएगा कौन सा राइट आंसर? तो हो जाएगा आपका वित्तीय प्रणाली का स्थायित्व। क्या हो जाएगा? वित्तीय प्रणाली का स्थायित्व। ऑप्शन बी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न साथियों क्या है, बेसल मानदंड किससे संबंधित है? तो बेसल मानदंड जो है साथियों, यह बैंकिंग विनियमन से संबंधित है। किससे? बैंकिंग विनियमन से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, गैर निष्पादित संपत्ति जिसको हम NPA बोलते हैं, यह किससे संबंधित है? तो गैर निष्पादित संपत्ति जो है साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा यह बैंक ऋणों से संबंधित है। किससे? बैंक ऋणों से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका जो है बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व जिसे हम CSR भी बोलते हैं, यह किससे संबंधित है? तो CSR जो होता है कॉर्पोरेट सामाजिक क्या है उत्तरदायित्व साथियों, यह कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी से संबंधित है। किससे? कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी से। अगला है आपका, इज ऑफ डूइंग बिजनेस किससे संबंधित है साथियों? तो यह व्यापार की सुगमता से संबंधित है। किससे? व्यापार की सुगमता से। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सी विधि शामिल होती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना में साथियों कौन सी विधि शामिल होती है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसमें उत्पादन विधि भी शामिल होती है, आय विधि भी शामिल होती है और व्यय विधि भी शामिल होती है। इन तीनों विधियों से जो है राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, जो कि आपका उपभोग फलन का संबंध किससे है? तो उपभोग फलन का जो संबंध है साथियों, यह आपका आय और उत्पादन से है। किससे? आय और उपभोग से, आय और उपभोग से, ध्यान दीजिएगा, आय और उपभोग से है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सीमांत प्रवृत्ति उपभोग जिसको हम MPC बोलते हैं, यह किससे संबंधित होता है? तो सीमांत प्रवृत्ति उपभोग जो होता है दोस्तों, यह आपका किससे संबंधित होता है? तो यह अतिरिक्त आय उपभोग से संबंधित होता है। किससे? अतिरिक्त आय उपभोग से। अगला है आपका, सीमांत प्रवृत्ति बचत जो होता है, MPS होता है, यह किससे, इसका संबंध किससे होता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा अतिरिक्त आय बचत से होता है। ठीक है, वहाँ पे उपभोग था, यहाँ पे बचत है। फिर आता है आपका अगला प्रश्न, सकल स्थिर पूंजी निर्माण किससे संबंधित है साथियों? तो सकल स्थिर पूंजी निर्माण जो है यह आपका हो जाएगा निवेश से संबंधित। किससे? निवेश से संबंधित हो जाएगा। फिर आता है आपका अगला प्रश्न, अर्थव्यवस्था में पूंजी गहन तकनीक का अर्थ क्या है? तो अर्थव्यवस्था में पूंजी गहन तकनीक का जो अर्थ होता है साथियों, वह आपका हो जाएगा पूंजी का अधिक उपयोग। क्या हो जाएगा? पूंजी का अधिक उपयोग। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, श्रम गहन तकनीक किससे संबंधित है? तो श्रम गहन तकनीक जो होता है यह आपका साथियों श्रम आधारित उत्पादन से संबंधित है। किससे? श्रम आधारित उत्पादन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है साथियों, जो कि होगा, अवसर लागत का क्या अर्थ है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो अवसर लागत का अर्थ होता है, क्या होता है? सर्वोत्तम विकल्प का त्याग। क्या होता है? सर्वोत्तम विकल्प का त्याग। अगला है आपका, उद्यमिता का मुख्य कार्य क्या है? तो उद्यमिता का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा जोखिम उठाना, टेक रिस्क। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, मिश्रित खेती किससे संबंधित है? तो मिश्रित खेती साथियों यह आपका केवल फसल उत्पादन, फसल और पशुपालन, केवल पशुपालन या उद्योग। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा फसल और पशुपालन जो है मिश्रित खेती से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला है आपका, सहकारी बैंक किस उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं? तो सहकारी जो बैंक होते हैं साथियों, यह आपके किसान और छोटे व्यापारियों को ऋण देने के लिए स्थापित किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हम जिसको RRB बोलते हैं, की स्थापना कब हुई? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना साथियों यह आपका 1975 में हुआ था। कब? 1975 में। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय स्टेट बैंक का गठन कब हुआ? तो भारतीय स्टेट बैंक का गठन जो है यह आपका 1955 में हुआ। कब? 1955 में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम जो होता है MSME यह किससे संबंधित होता है? तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह छोटे एवं मध्यम उद्योगों से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है आपका, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम किसके स्वामित्व में होते हैं? तो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जो होते हैं साथियों यह आपके सरकार के क्षेत्र में होते हैं। कहाँ पे? सरकार के स्वामित्व में होते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न है, निवेश का अर्थ क्या है साथियों? तो निवेश का अर्थ होता है आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, सरकारी हिस्सेदारी बेचना।
विनिवेश क्या होता है, सरकारी हिस्सेदारी बेचना जो है आपका विनिवेश कहलाता है। क्या साथियों, विनिवेश कहलाता है। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं जो कि हो जाएगा राजकोषीय अनुशासन। ध्यान दीजिएगा, राजकोषीय अनुशासन किससे संबंधित है? तो राजकोषीय अनुशासन जो है साथियों यह आपका सरकारी व्यय नियंत्रण से संबंधित है। किससे? सरकारी व्यय नियंत्रण। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग किससे संबंधित है? तो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग जो है साथियों यह आपका किससे संबंधित हो जाएगा? आंशिक नगद भंडारण से। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका मुद्रा गुणक का संबंध किससे है? तो मुद्रा गुणक का संबंध साथियों हो जाएगा आपका बैंकिंग प्रणाली से। किससे? बैंकिंग प्रणाली से। चलिए अगला प्रश्न है आपका वित्तीय बाजार क्या है? वित्तीय बाजार का मुख्य कार्य क्या है? तो वित्तीय बाजार का जो मुख्य कार्य साथियों वह धन का आवंटन करना है। क्या है? धन का आवंटन करना होता है। अगला प्रश्न है आपका राजस्व व्यय का उदाहरण कौन सा है? तो राजस्व व्यय का जो उदाहरण हो जाएगा साथियों इसमें वो हो जाएगा वेतन भुगतान। क्या हो जाएगा? वेतन भुगतान। अगला प्रश्न है आपका पूंजीगत व्यय क्या है? पूंजीगत व्यय का उदाहरण कौन सा है? तो पूंजीगत व्यय का उदाहरण साथियों हो जाएगा आपका पुल निर्माण। क्या हो जाएगा? पुल का निर्माण। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका निवेश पर प्रतिफल का क्या अर्थ है? तो निवेश पर प्रतिफल का जो अर्थ होता है साथियों वह होता है जगह निवेश से प्राप्त लाभ। क्या? निवेश से प्राप्त लाभ। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका शेयर पूंजी किससे संबंधित है? तो शेयर पूंजी जो होता है साथियों यह आपका स्वामित्व पूंजी से। किससे? स्वामित्व पूंजी से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका कंपनी अधिनियम क्या है? कंपनी अधिनियम किससे संबंधित है? तो कंपनी अधिनियम जो है साथियों यह कॉर्पोरेट शासन से संबंधित है। किससे? कॉर्पोरेट शासन से संबंधित है। अगला है आपका औद्योगिक क्रांति का आर्थिक प्रभाव क्या था? तो औद्योगिक क्रांति का आर्थिक प्रभाव हो जाएगा आपका साथियों कौन सा हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा या औद्योगिक उत्पादन वृद्धि से है। किससे? औद्योगिक उत्पादन वृद्धि। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किससे संबंधित है? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो होता है साथियों यह आपका उपभोक्ता अधिकार से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न साथियों आपका मूल्य स्थिरता किसका उद्देश्य है? तो मूल्य स्थिरता जो है साथियों यह आपका किसका उद्देश्य हो जाएगा? केंद्रीय बैंकों का उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका क्रय शक्ति का क्या अर्थ है? क्रय शक्ति का अर्थ क्या है साथियों? तो क्रय शक्ति का अर्थ होता है वस्तुएं खरीदने की क्षमता रखना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य लाभ क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो मुख्य लाभ होता है दोस्तों वो होता है विशेषीकरण। क्या होता है? विशेषीकरण। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका तुलनात्मक लाभांश का सिद्धांत किसने दिया? तो तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत जो है साथियों यह आपका किसके द्वारा दिया गया था? डेविड रिकार्डो के द्वारा। किसके द्वारा? डेविड रिकार्डो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तुलनात्मक लाभ का जो सिद्धांत है किसने दिया था? डेविड रिकार्डो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। अगला है आपका भुगतान संतुलन। क्या है? भुगतान संतुलन किससे संबंधित है साथियों? तो जो भुगतान संतुलन होता है यह आपका अंतर्राष्ट्रीय लेन देन से संबंधित है। किससे? अंतर्राष्ट्रीय लेन देन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका चालू खाता में क्या शामिल होता है? तो चालू खाता में साथियों क्या शामिल होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए बिल्कुल राइट आंसर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वस्तु एवं सेवा व्यापार हो जाएगा चालू खाता में शामिल। अगला प्रश्न है आपका पूंजी खाता किससे संबंधित है साथियों? तो जो पूंजी खाता होता है यह निवेश के प्रवाह से संबंधित होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है साथियों जो कि हो जाएगा आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा? विदेशी विनिमय भंडार किसके द्वारा प्रबंधित होते हैं? तो विदेशी विनिमय भंडार है साथियों यह आपका किसके द्वारा होता है? आरबीआई के द्वारा जो है प्रबंधित होता है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा होता है। और अगला प्रश्न होगा आपका रुपए का अवमूल्यन किससे संबंधित है? तो रुपए का अवमूल्यन कब होता है साथियों? जब आपका क्या होता है? निर्यात प्रोत्साहन कम होता है। क्या होता है? निर्यात प्रोत्साहन होता है तो आपका रुपए का अवमूल्यन होता है। अगला प्रश्न है आपका कि ट्रैफिक किससे संबंधित है साथियों? जो ट्रैफिक होता है एक प्रकार से हम क्या होता है वो आप लोग बताइएगा। तो सॉरी क्या ट्रैफिक नहीं, ये टैरिफ है। ध्यान दीजिएगा, मुझसे पढ़ने में गलती हो गई। ये टैरिफ है, TARIFF टैरिफ। ठीक है, टैरिफ। तो टैरिफ आपने सुना होगा, ट्रंप भाई लगा रहे थे। तो यह ट्रैफिक जो है क्या होता है? या आयात शुल्क होता है एक प्रकार से। कैसा शुल्क होता है? आयात शुल्क होता है जो कि ट्रंप भैया इस समय बहुत लगा रहे थे। ठीक है, अगला है आपका कोटा किससे संबंधित है साथियों? तो जो कोटा होता है यह आपका आयात मात्रा सीमा से होता है। किससे? आयात मात्रा सीमा से होता है कोटा का संबंध। अगला है आपका वित्तीय घाटा को कम करने का उपाय क्या है? तो वित्तीय घाटे को कम करने का जो मुख्य उपाय है साथियों वह है कर को बढ़ाना। कर को बढ़ा दो, घाटा अपने आप कम हो जाएगा, वित्तीय घाटा। फिर आता है आपका साथियों अगला प्रश्न जो कि हो जाएगा
सतत आर्थिक विकास का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो सतत आर्थिक विकास का जो मुख्य लक्ष्य है साथियों, वह हो जाएगा संसाधनों का संतुलित उपयोग। तो साथियों यहाँ पे हमारे इकोनॉमिक्स के टॉप 200 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं, चाहे वो आरआरबी के हो, कैसे आरआरबी के हो, चाहे एसएससी के हो, ठीक है। एसएससी में भी ऐसे प्रश्न इसमें से पूछे गए हैं, और क्या है इसमें यूपीएससी प्री में भी कुछ क्वेश्चन जो हैं आ चुके हैं, टू द पॉइंट, ठीक है। और ऐसे जो यूपी पुलिस होमगार्ड हो गए, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गए, एसआई, इन सभी से प्रश्नों को लिया गया है। तो ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट हम लेने वाले हैं जो कि जियोग्राफी का होगा। कहाँ का साथियों? जियोग्राफी का हम नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। उसमें टॉप 200 क्वेश्चन हम करेंगे साथियों, जिससे कि पता चलेगी कि आपकी तैयारी जो है कहाँ तक पहुंची है और जो क्वेश्चन के लेवल है आपको समझ में आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ भी अपने शेयर करिए जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हो, जिनको आप चाहते हैं कि अच्छे नंबर गेन करें, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।